कमीशन है, कंपनी का कमीशन है, एजेंट का कमीशन। अब मुश्किल क्या आती है कि ये जो स्टंट है ये 6 महीने में बेकार हो जाता है, क्योंकि हृदय की जिस नली में रुकावट को हटाने के लिए ये स्टंट डाला उसके आगे और पीछे रुकावट आ जाती है, तो फिर बेकार, फिर बाईपास सर्जरी कराओ, 3-4 लाख और खर्च होता है, और फिर गारंटी नहीं है कि कब आप यमराज के पास पहुंचो। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में सर्जन है, डेली एंजियोप्लास्टी के 8-10 ऑपरेशन करता, उसको हार्ट अटैक आया। और जैसे ही मुझे खबर मिली कि उसको हार्ट अटैक आया, तुरंत मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई तुमने एंजियोप्लास्टी कराया कि नहीं अपना? कहने लगा नहीं कराया। मैंने कहा बाईपास सर्जरी कराया? नहीं कराया। फिर क्या किया तुमने, जिंदा कैसे हो? तो उसने कहा मैं स्वामी रामदेव के आश्रम में गया था हरिद्वार और दूधी भोपले का रस पी के आया, अभी मैं ठीक हूं। तो मैंने उसको कहा कि ये माहिती तुम्हारे पेशेंट को दोगे? उसने कहा यार धंधा खराब करने का, ये माहिती पेशेंट के लिए नहीं है, मेरे लिए है। मैंने दूधी भोपले का रस पिया, मैं ठीक होके आया। मैंने पूछा कि अभी चेक कर लिया ब्लॉकेज वगैरह? उसने कहा सब ठीक है। ये तो सच्ची है घटना, और कोई वो डॉक्टर छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, उसका नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो खुद 10 ऑपरेशन रोज करता है। वो कहता है मैं दूधी भोपला पी के स्वामी रामदेव के आश्रम में प्राणायाम करके ठीक हो गया। मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हर व्यक्ति ठीक हो सकता है। रामदेव जी ने आज तक 3 लाख से ज्यादा पेशेंट ठीक किए हैं जिनको ये आर्टरीज में ब्लॉकेज थे 70%, 80%, 90%, बिना ऑपरेशन ठीक किया, चैलेंज देके ठीक किया। और उनमें मैक्सिमम केसेस डॉक्टरों के, जो उनके सामने बैठकर प्राणायाम सीखकर दूधी भोपले का रस पीकर ठीक हुए। इसका माने कि आर्टरीज में ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, और इसका माने दूधी भोपला इसकी सबसे अच्छी औषध है। तो आप भी पियो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं कहना यह चाहता हूं कि बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो, और डॉक्टर से बचने के लिए स्वयं पाक घर जिंदाबाद है, वहां सभी औषधि है, और गाय माता जिंदाबाद है, उसका मूत्र है। बस माहिती ले लो कि स्वयं पाक घर में क्या है, जिससे क्या होता है, और गोमूत्र के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या है। भारत में कई सुंदर पुस्तकें लिखी गई हैं इस विषय पर। सबसे अच्छी पुस्तक चरक ऋषि ने खुद लिखी है, चरक संहिता, उसमें गोमूत्र को दुनिया की सबसे अच्छी औषधि बताया उन्होंने। दूसरी पुस्तक है भाव प्रकाश, तीसरी है निघंटू, और एक बहुत अच्छी पुस्तक है अष्टांग हृदय। ये 4 पुस्तकें हैं आयुर्वेद में, जिनमें गोमूत्र और स्वयं पाक घर की औषधियों से सभी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं, वो बताया है। अब इन पुस्तकों को पढ़ने की एक ही तकलीफ है कि संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत में। अभी तो वैसे इनमें से 1-2 पुस्तक है मराठी में भाषांतर हुई है, लेकिन मूल पढ़ना हो तो संस्कृत में। संस्कृत आती नहीं हमको, हमने कभी सीखी भी नहीं, अंग्रेजी सीख लिया जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलता, और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है सुनामी, कैसे लिखते हैं? TSUNAMI, बोलते क्यों नहीं टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी? कहते जी टी साइलेंट है, तो लगाया क्यों, हटा दो उसको। एक शब्द है किटचेन, KITCHEN, कहते नहीं किचन किचन किचन, फिर KIT क्यों लिख रहे हो, टी साइलेंट है, क्यों लगाया, हटा दो। ऐसी मूर्खता की भाषा। PUT पुट तो BUT बुट, और BUT बट तो PUT पट। कुछ लॉजिक है इसका? विचित्र भाषा है, और लोग लगे हैं इसको बोलने। कभी कभी तो बिना सोचे समझे बोलते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूं, कहते ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। मैं पूछता हूं रियली? तब वो थोड़े बौखलाते, फिर पूछते व्हाट डू यू मीन? मैं उनको कहता हूं कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिसेस? इंग्लिश डिक्शनरी अगर खोलकर उठाओ तो सबसे पहली डिक्शनरी बनी इंग्लैंड में वेबस्टर। अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी उठाओ और उसका फर्स्ट एडिशन देखो तो मिसेस का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला
मिसेज होती है। और यूरोप में बताए ना, धर्म पत्नियां नहीं होती। हाँ, क्योंकि 70% यूरोपियन तो शादी ही नहीं करते, बिना शादी के रहते। वो एक शब्द उन्होंने बनाया, लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें शादी नहीं होती तो धर्म पत्नी नहीं होती, तो वो सब मिसेज होती है। हाँ, मिसेज का ये मतलब, और मिस्टर उसका वाइसी वर्सा। पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है, और हम लगे हैं अपनी श्रीमती को मिसेस बनाने। मिसेस, तब मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? तो वो बौखलाते हैं। बिना जाने अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो, अच्छी भाषा नहीं होती। कुछ तो इतनी समस्याएं हैं अंग्रेजी में, जैसे संबंध, रिलेशनशिप, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माने संबंध भी बाई लॉ, कानून से सब संबंध है। क्या चक्कर क्या है ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ? मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ये है कि इंग्लैंड में, यूरोप में 1500-1600 साल एक परंपरा रही है जिसमें कोई साधारण व्यक्ति शादी नहीं कर सकता था बिना राजा की अनुमति के। राजा की अनुमति मिले तो शादी होती थी, बिना अनुमति आप शादी नहीं कर सकते थे। तो जानते हैं क्या हुआ इसमें, कि राजा की अनुमति के बिना शादी करवाने का काम एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम था वैलेंटाइन। रोम में एक वैलेंटाइन नाम का पादरी था, चर्च में काम करता था। उसने एक अभियान चलाया कि मैं शादी कराऊंगा बिना राजा की अनुमति के। तो जिस दिन राजा को पता चला, राजा था उस समय क्लॉडियस रोम का, तो उसने क्या किया कि वैलेंटाइन को फांसी दे दिया, मृत्युदंड। और 14 फरवरी सन 498 को उसको फांसी हुई। तो उस वैलेंटाइन की याद में उन लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया जिनकी शादियां उसने कराई थी वैलेंटाइन। अब हम पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे मनाते बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने शादी करने पे पाबंदी लगाई हो। यहाँ तो उल्टा है, एक नहीं 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। तो हमें वैलेंटाइन डे मनाने की जरूरत नहीं। और उनके यहाँ क्या होता था कि राजा की अनुमति से शादी होती थी, इसलिए सारे रिश्ते बाई लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसा है चक्कर अंग्रेजी का। अब हम उसकी नकल करें तो कितनी मूर्खता है। बड़ा विचित्र है ये अंग्रेजी का साम्राज्य। मैं किसी के घर में जाता हूँ, पता चला पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अरे रामदयाल गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? टिंकू, पिंकू, बबली, डबली, ट्विंकल, ट्विंकल, पता नहीं क्या क्या विचित्र विचित्र नाम रखते हैं। अपने नाम बहुत अच्छे हैं, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में, क्यों आप ये टिंकू पिंकू में फंस गए? और टिंकू का अर्थ जान लो पहले, फिर करो। वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का। जो बाप की भी ना सुने, माँ की ना सुने, वो टिंकू होता है। तो बनाने का है तो बोलो टिंकू टिंकू, थोड़े दिन में हो जाएगा। तो ये अंग्रेजी में हम फंस गए बेकार, कुछ फालतू में, कुछ काम भी नहीं है उसमें। कहते हैं दुनिया का ज्ञान है, कुछ ज्ञान व्यान नहीं है अंग्रेजी। अंग्रेजी तो वैसे ही खिचड़ी है। थोड़ा उन्होंने जर्मन से लिया, थोड़ा फ्रेंच से लिया, थोड़ा इटालियन से लिया, थोड़ा डच में से लिया, थोड़ा रशियन से ले लिया, थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से, तो खिचड़ी बना के अंग्रेजी पेश कर दी। और चूंकि ये खिचड़ी है इसलिए इसके लॉजिक बहुत विचित्र हैं। ब्यूटी पट, ब्यूटी बुट, या ब्यूटी बट, ब्यूटी पुट, ये सब इसलिए चक्कर है। अंग्रेजी का ग्रामर दुनिया में सबसे खराब है। और आप जानते हैं दुनिया की जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को जोड़कर कोई अंग्रेजी में काम नहीं करती, सब फ्रेंच में काम करती। हमने फालतू एक फोबिया बना रखा है कि अंग्रेजी के बिना दुनिया नहीं चलती। दुनिया में 200 देश हैं जिनमें से 7 देशों में सिर्फ अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। और वो भी 7 देश इसलिए कि अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी तक छोड़ नहीं पाए उस अंग्रेजी। उन 7 देशों में 3 तो अपने ही हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बाकी है अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन। बाकी किसी देश में नहीं। सभी देशों की अपनी भाषा है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, स्वीडन में स्वीडिश है, सब जगह अपनी भाषा। रूस में रशियन है। और आप जानते हैं रूस का राष्ट्रपति अंग्रेजी जानता बोलता नहीं,
चीन का राष्ट्रपति अंग्रेजी जानता है, बोलता नहीं। जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता है, बोलता नहीं। जब भी भारत आते हैं अपने देश की भाषा में बात करके हम तो समझते नहीं, तो वो कहते हैं दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन। वो कहते हैं आप तुम्हारी समस्या हल करो, मैं नहीं बोलता अंग्रेजी में, तुमको मेरी भाषा समझनी है, दुभाषिया लेके बैठो, समझो उसको। ये हमेशा होता है। फिर उनको पूछो क्यों आप ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी भाषा का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं मातृभाषा में बात करता हूं। हमको मातृभाषा बोलने में क्या तकलीफ है, बोलो ना। मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये सब भाषाएं अंग्रेजी से अच्छी, क्योंकि भाषा अच्छी वो मानी जाती है जिसमें शब्दों की संख्या बहुत हो। अंग्रेजी में शब्द बहुत ही कम। उदाहरण के लिए सूर्य, क्या शब्द है, सन, एक ही है ना, SUN। दूसरा कोई है, दूसरा है कोई इक्विवेलेंट सन का? नहीं। मराठी में सूर्य के 12 शब्द हैं, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, क्या क्या शब्द। संस्कृत में भी वही है, मराठी में भी। मून, चंद्रमा, एक ही है अंग्रेजी, मराठी में 12-13 है चंद्रमा। पानी, वाटर, एक ही है, और यहां सलिल, नीर, जल, पानी के 14-15 शब्द। तो शब्दों की संख्या मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी से ज्यादा, इसलिए ये भाषाएं ऊंची हैं। और अपने बच्चों को भगवान के लिए कभी भी ऐसा मत सिखाना। मैं कभी कभी अंग्रेजी ना लोगों के घर में जाता हूं तो तुरंत उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते देखो अंकल आए, अभी पोएम सुनाओ, तो उनके यहाँ चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। मैं पूछता हूँ क्या बोल रहे हो, सत्यानाश कराना है देश का? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, अगर सुन लिया भगवान ने तो क्या होगा? बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ, क्योंकि मुझको खेलने का है। अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा, शेतकरी मरेगा, तुम भी मरोगे। बिना अक्कल के रेन रेन गो अवे सिखा। तो फिर पूछते क्या सिखाएं, तो सिखाओ ये रे पाऊसा, तुला दे तो पैसा, पैसा झाला पाऊसा। भाषा का संस्कार होता है। तो मराठी में संस्कार है ये रे पाऊसा, अंग्रेजी में है रेन रेन गो अवे। अब तय करो क्या लाना है। इसलिए भाषा अपनी सीखो, और समय बचे तो संस्कृत जरूर सीखो, जिसमें ये सारा ज्ञान है। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद सब संस्कृत में है। थोड़ा सीख लो, बहुत ज्ञान है, और वो ज्ञान आपके भी काम आएगा, देश के भी काम है। उसी संस्कृत की मदद से मैंने थोड़ा ज्ञान लिया है। भाव प्रकाश पढ़ा, निघंटु पढ़ा, फिर ये पढ़ा अष्टांग हृदय, और इसके आधार पर 5-6 किताबें बना दिया। वो बाहर हैं, हिंदी में है, मराठी में है, आप ले जाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। मैंने आपसे कहा मेरा कोई कॉपीराइट किसी पर नहीं है, आपकी इच्छा हो तो अपने नाम से प्रकाशित करो, संस्था के नाम से बनाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि गांव-गांव इसका प्रचार हो, तो गाय की हत्या तुरंत रुके। क्योंकि जैसे जैसे ये प्रचार होगा, गाय मूत्र से ये बीमारी ठीक होती है, ये बीमारी ठीक होती है, गाय के शेन से ऐसा होता है, फिर कोई शेतकरी गाय नहीं बेचेगा। भले दूध न दे तो भी गाय को पाल के रखेगा। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन सब कसाईयों को धंधा बदलना पड़ेगा। तो एक काम तो हम सरकार की मदद से करें, और एक काम हम स्वयं करें। जो स्वयं करेंगे वो टिकने वाला है, क्योंकि सरकार का कानून पता नहीं कब बदल जाए, अगली कोई सरकार आए उसका उल्टा कानून बना दे। सरकारों का तो कोई भरोसा नहीं ना, लेकिन जो समाज करेगा वो टिक जाएगा। तो हमको ये अभियान चलाना है गोरक्षा का, और इसी अभियान के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपने जीवन का समय दान करना है। और वो समय दान करके आप मैं सब मिलके लगे तो जरूर अगले 4-5 साल में ये देश की तासीर बदल जाएगी, और एक भी गाय कत्ल होने नहीं जाएगी। फिर मैं कल्पना करता हूं कि अगर गाय की संख्या बढ़े तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, अभी 17 करोड़ गाय है इस समय, 34 कोटि हो जाए। जब भारत आजाद हुआ था तो सामान्य रूप से भारत में एक मनुष्य पर एक गाय थी। 34 कोटि हमारी लोक संख्या थी, और लगभग 34 कोटि ही गाय थी। लेकिन आजादी के 60 साल में 17 कोटि गाय कम हो गई, अब सिर्फ 17 कोटि है। दुनिया में हमसे अच्छे कई देश हैं जहां गायों की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये तीनों देश में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में गाय की संख्या मनुष्यों की संख्या बराबर है।
तो मैं उन सब पुढ़ारियों को कहना चाहता हूं कि जिन देशों में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा, वो कैसे जिंदा है? ऑस्ट्रेलिया कैसे जिंदा है? न्यूजीलैंड कैसे जिंदा है? डेनमार्क कैसे जिंदा है? नॉर्वे कैसे जिंदा है? अगर ये देश जिंदा है तो हम भी रहने वाले, चिंता की क्या बात है? तो गाय की संख्या बढ़े तो चिंता मत करो, परेशानी उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा गाय को वरदान दिया है कि वो जहां जाएगी अपनी व्यवस्था खुद कर लेगी और उसके साथ समृद्धि जरूर जाएगी। और भारत में गाय का महत्व तो इतना ऊंचा रहा है। एक राजा दिलीप की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। रामचंद्र जी के वंशज थे, गाय के पीछे पीछे घूमते थे। उनकी एक गाय थी कपिला, वो जहां जाती थी दिलीप उसके पीछे जाते थे। राज्य उन्होंने मंत्रियों को सौंप रखा था, वो गाय की सेवा में लगे रहते थे। एक बार जंगल में गाय के सामने शेर आ गया और शेर ने तय किया कि इसको खाएंगे गाय। तो राजा दिलीप ने कहा कि गाय को छोड़ दो, मुझे खा लो। इतनी ऊंची मान्यता गाय के लिए है। मैंने हिंदुस्तान में अभी एक गांव देखा, 2 गांव देखे, लगभग 8 दिन पहले, नहीं अभी 5 दिन पहले की घटना। कर्नाटक में एक गांव है हावेरी जिले में, बेडगी तालुका में। उस गांव में एक बहुत बड़ा मठ है, 400 साल पुराना। उस मठ की मुख्य मठाधिपति गाय है और 400 साल से ये चल रहा है। मैंने उस गांव के नागरिकों को पूछा कि आपने मठाधिपति गाय को क्यों बनाया? तो उसने कहा मनुष्य में वो गुण नहीं है, गाय में है, इसलिए हमने मठाधिपति बनाया। मैंने पूछा इसमें क्या गुण है? उन्होंने कहा जो संत में गुण है वो सब इस गाय में है। वो गाय कैसी है? गांव में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले शव यात्रा में आगे आगे वो गाय जाती है, और जब उसका अंतिम संस्कार होता है व्यक्ति का, तब तक वहीं पर बैठती है। मनुष्य तो भाग आते हैं वहां से, आग लगाई और भाग लिए, वो गाय वहीं बैठती है। 3 साढ़े 3 घंटे जब तक पूरी चिता दहन नहीं होती वहीं बैठती है। फिर चिता दहन होने के बाद वो नदी में जाके स्नान करती है, उसके बाद भोजन ग्रहण करती है। वो गाय ऐसी है। तो गांव वाले कहते हैं कि इसमें जो गुण है वो किसी मनुष्य में नहीं है। ऐसी गाय इस देश में पता नहीं कितनी, मुझे तो एक पता चला, पता नहीं कितनी होंगी। तो गाय की जो मान्यता है वो बहुत ऊंची है इस देश में, और उस मान्यता को अगर बचाकर रखना है तो गाय की रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना है अपने जीवन में, और एक प्रयास सरकार के स्तर पर, दूसरा व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर छोटे छोटे 2 काम कि शेतकरी बांधवों को ये बताएं कि शेन खत से, गोमूत्र से खेती करो। शहर में रहने वालों को बताएं कि गोमूत्र से चिकित्सा करो। चिकित्सा और खेती विषय में जितनी पुस्तकें आपको लगेंगी वो सब बना दिया है मैंने, आप ले लो। और इस विषय पे 40 घंटे की एक सीडी भी बनाई है मैंने, ऑडियो सीडी, वो आप सुन सकते हो। 40 घंटे के व्याख्यान उसमें है इन सभी विषयों पर। 6 घंटे की वीडियो सीडी भी है, वो भी आप सुन सकते हो। सुन के दूसरों को सुना सकते हो, कॉपी करके दूसरों को दे सकते हो। करना है ये काम, और अगले 4-5 साल में इस देश को ये कलंक से मुक्त कराना है कि यहाँ गाय कटती है। भारत में ये कलंक मिट जाना चाहिए कि यहाँ गाय कटती है। और अगर ये हो गया तो मंगल पांडे की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे, और मंगल पांडे जैसे उन लाखों क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने गाय के लिए अपना जीवन होम किया है। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि इस कार्य में आपको सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा, सभी का, और सभी संस्थाओं का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध कुछ होगा तो राजनेता करेंगे, और उनकी कोई दम नहीं है, ताकत नहीं है, आप उनसे डरो मत। वो तो पानी के बुलबुले, आज है कल नहीं है। संतों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, संस्थाओं का सहयोग मिलेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, पीछे हटने की बात नहीं। बस एक संकल्प लेना है कि हम करेंगे, और करने के लिए थोड़ा समय मैनेजमेंट करना है। सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे इस काम के लिए देना है। ज्यादा हो तो सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे इस काम के लिए देना है। किसी को भी मिलकर इन सब बातों से कन्विंस करा के उसको इसमें जोड़ लेना है। तो इस तरह का आप अभियान चलाएं, ऐसी अपेक्षा लेकर मैं आया। अगर ये पूरी होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और दूसरों को आप प्रेरित करें इसको पूरा करने में तो और ज्यादा खुशी होगी। आभार, बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद राजीव भाई। एक छोटी सी जानकारी देना भूल गया था। ये गोरक्षा का जो संपूर्ण देश में अभियान चलता है, इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। इस अभियान में बहुत खर्चा आता है, तो हमने क्या किया है कि कुछ खादी बनाना शुरू किया है। खादी बेचकर हमें जो मुनाफा मिलता है, उससे ये अभियान हम चलाते हैं। तो हमारे लगभग 12-14 हजार कार्यकर्ता इस काम में पूरे देश में लगे हैं। तो उनकी बनाई हुई कुछ खादी बाहर आई है। आप अगर खरीदेंगे तो इस अभियान के लिए हमें आर्थिक मदद मिलेगी। तो जरूर इसके